दोस्तों, किसी जल्लाद से ये कहा जाए कि तुम्हें 1 साल की बच्ची का कत्ल करना है, तो जल्लाद भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। सोचेगा कि आखिरकार इस 1 साल की बच्ची ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि इसको मारने का हुक्म दिया गया है। दरअसल आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक कातिल होता है और कातिल कत्ल करने के लिए जब घर से निकलता है तो वो ये नहीं देखता है कि आखिरकार किसका करना है। जब वो 1 साल की बच्ची का कत्ल कर रहा था तो 1 साल की बच्ची को मारने के लिए उसके सर पर वार किया। एक ही उसको ऐसी मशीन से काटा जिस मशीन से या तो लोहा काटा जाता है या फिर पत्थर काटा जाता है। न केवल उस 1 साल की बच्ची का कत्ल करता है, धीरे धीरे करके उसने 5 कत्ल कर डाले थे, वो भी बहुत भयानक रूप में। जब इस कत्ल की सूचना पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस की टीम मौके पर, खासकर महिलाएं, जब पुलिस वाली पहुंचती हैं तो उन लाशों को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके होशो हवास उड़ जाते हैं। कई महिलाएं तो ऐसी होती हैं जो बेहोश भी हो जाती हैं। इस दृश्य को देखने के बाद आखिरकार ये घटना उस घटना की याद दिलाती है जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे और 1 जनवरी 2025 की सुबह जब लोगों को ये पता चलता है कि एक होटल के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 5 महिलाओं का कत्ल हुआ है, उनको यूं ही मार दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ का एक थाना लगता है लिसारे गेट। बात कर रहा हूं 9 जनवरी। एक व्यक्ति जिसका नाम तस्लीम होता है, जो कि इस लिसारे गेट थाना क्षेत्र का समर कॉलोनी होती है, वहाँ का रहने वाला होता है। वो अपने भाई को काफ़ी देर से फ़ोन कर रहा है, बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसलिए वो हार थक कर अपने एक भाई को लेकर सीधा उसी की कॉलोनी पहुंच जाता है। लेकिन वो रहता है उसी के कुछ पास में सुहेल गार्डन में। वहाँ जाता है, रात 8:55 पर भाई को आवाज़ देता है, लेकिन उसके घर का ताला लगा हुआ है। एक ही बड़ा कमरा है, उसी में रसोई है, उसी में लैट्रिन बाथरूम अटैच है, उसी में उसका रहना सोना है, लेकिन बाहर से ताला लगा है। इसलिए उसने वो रोशनदानी की खिड़की से जाकर देखने की कोशिश की तो उसने दृश्य देखा। उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। दरअसल उसने देखा कि घर का सामान है जो चारों तरफ फैला हुआ है। जो दृश्य उसने देखा, देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल उसका भाई, जिसका नाम मोइन उर्फ मोइनुद्दीन होता है, जिसकी उम्र लगभग 52 साल के आसपास होती है, वो एक कपड़े की गठरी में बंधा हुआ होता है और उसको बुरी तरह से काटा गया था। ऐसा लग रहा था किसी धारदार हथियार से उसके टुकड़े करने की कोशिश की गई है। इसी बीच में घर में और भी सदस्य रहते हैं। 3 बेटियां हैं और उसकी पत्नी। वो कहाँ हैं? जब लोगों ने उनको ढूंढने की कोशिश की और बेड खोला तो बेड के एक बॉक्स में माँ और बेटी हैं, दूसरे बॉक्स में 2 बच्चियाँ। आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब चाहे कमिश्नर हो, एडीजी हो, डीआईजी हो, एसएसपी हो, डीएम, तमाम पुलिस अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं, यह देखने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या है। जब पुलिस इन लाशों को कब्जे में ले रही थी, पुलिस वाली जब मौके पर पहुंचती है तो बताया जाता है कि उनको भी उल्टी आनी शुरू हो जाती है। वो भी इस दृश्य को देखकर कांपने लगती हैं।
सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। यह खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है। रात के लगभग 8 बजे के आसपास से लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर कत्ल हुआ है। अब वो कत्ल के बारे में पता चलता है कि 5 हत्याएं होती हैं, जिसमें घर का मुखिया होता है मोइन उर्फ मोइनुद्दीन, जिसकी उम्र लगभग 52 साल के आसपास होती है। उसकी पत्नी जिसका नाम आसमा, जिसकी उम्र लगभग 48 साल के आसपास होती है। उसकी बेटी होती है 8 साल की, जिसका नाम अक्सा होता है। एक 2 साल की बेटी है जिसका नाम अजीजा होता है। 5 कत्ल और उनकी लाश को कब्जे में लेकर पुलिस अपने पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार कत्ल क्यों किया, किसने किया और क्या वजह थी। तो पता चलता है कि मेरठ का एक थाना लगता है किठौर और किठौर का एक गांव लगता है शाहजहांपुर। यहाँ 7 भाई होते हैं। 7 भाई में एक का नाम सलीम, अनीश, मोइन, कलीम, तस्लीम, मोमीन और अहमद। ये 7 भाई होते हैं और अपने खाने कमाने के लिए, अपने धंधों के लिए इधर से उधर अपना गए हुए होते हैं। साथ ही ये व्यक्ति होता है जिसका कत्ल होता है, जिसका नाम मोइन उर्फ मोइनुद्दीन होता है। इसकी पहली शादी होती है 15 साल पहले, जिसका नाम होता है जाफरा। जाफरा नाम की महिला से शादी होती है, लेकिन जाफरा बीमार रहने लगती है। हालांकि कुछ दिन के बाद उसको एक बेटी भी पैदा होती है और वो इतना बीमार होती है कि उसकी मौत हो जाती है। बेटी को उसकी बुआ अपने साथ किठौर में ले जाती है। वहीं अब दूसरी शादी का जब प्रस्ताव आता है तो आसमा से प्रस्ताव आता है, लेकिन आसमा पहले से शादीशुदा है। वहाँ जाकर रहने लगता है और अपनी पत्नी को भी साथ ले जाता है। राजमिस्त्री का काम कर रहा था, मेहनती आदमी होता है और मेहनत करते करते उसने अपना घर बनाया और धीरे धीरे करके उसके 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं। पहली बेटी का नाम अक्सा, दूसरे का नाम अजीजा और तीसरे का नाम अधीवा रखता है। लेकिन ये भी बताया जाता है कि इसका एक भाई भी वहाँ पर रहने लगता है। इसके भाई से मर्डर हो जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जिस परिवार का मर्डर होता है उस परिवार से इन परिवार की दुश्मनी बन जाती है। बताया जाता है कि वो लोग धमकी देते थे मारने की, पीटने की। इसलिए मोइन ने सोचा कि यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो अपने घर, अपने मेरठ वापस आ जाएगा और यहीं अपने परिवार के साथ रहेगा। और इसीलिए उसने जो अपना घर था उस घर को भी बेच देता है 6 लाख रुपए में। उसके पास एक पिकअप गाड़ी थी जिसको 3 लाख रुपए में बेच देता है। साथ ही उसके पास 1 लाख रुपए नगद होते हैं। इस हिसाब से उसके पास लगभग 10 लाख रुपए होते हैं और 10 लाख रुपए वो लेकर यहाँ से निकलता है। साथ ही उसका जो छोटा भाई होता है, इसकी ज़मानत के लिए 4 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। तो छोटे भाई की पत्नी होती है, इसका नाम नजराना होता है। नजराना उसे 4 लाख रुपए की डिमांड करती है कि मुझे अपने पति की ज़मानत वगैरह करानी है। इसके बाद यहाँ आने के बाद जो उसके पास पैसे बचे हुए थे, उन पैसों से वो अपना घर बनाना शुरू कर देता है। दिन रात उस घर में काम चल रहा था। लगभग 3 मिस्त्री, इसमें राजमिस्त्री काम कर रहे थे, 8 मजदूर काम कर रहे थे। तेज़ी से जब काम चल रहा था, अपनी बच्चियों के साथ, अपनी पत्नी के साथ बड़ा खुश था। इसी बीच में वो घर पहुंचता है, तो लेकिन अगले दिन उससे किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाता। पूरे दिन घर वाले, परिवार वाले उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और अगले दिन यानी कि 9 जनवरी 2024 की रात लगभग 8 बजे परिवार के आसपास पता चलता है कि इसकी किसी ने हत्या कर दी। जब हत्या के बाद ये पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम से भी पता चलता है तो लगभग 10 वार तो मोइन के सर पे किए गए थे। 10 से ज़्यादा वार
उसकी पत्नी आसमा के सर पे किए गए थे। साथ की जो उसकी बड़ी वाली बेटी होती है उसका गला दबाया जाता है। छोटी को कातिल बने कटर मशीन, जिससे पत्थर काटा जाता है, जिससे लोहा भी काटा जाता है, उस मशीन का इस्तेमाल किया उसका गला काटने में। उसका गला रेत देता है और गला रेत कर आराम से चले जाता है। अब जैसे ही इस घटनाक्रम के बारे में आसपास के लोगों को पता चलता है तो मौके पर लोगों का जमघट लग जाता है। हर व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है। पुलिस इस घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश करने लगती है कि आखिरकार कत्ल किया किसने। तभी परिवार का एक सदस्य आता है और वो कहता है कि आखिरकार वो कत्ल क्यों करेगा। तो पुलिस के सामने बातचीत आती है। तो बातचीत में पता चलता है कि नजराना है जो 4 लाख रुपए लिए थे, जो जमानत कराने के लिए अपने पति अहमद की, जो कि जेल में है रुड़की में। एक मर्डर हो जाता है तो उसी वजह से यही इसका प्लॉट होता है। वो नाम करा लेते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं परिवार में आपस में विवाद लगता है और यह विवाद की वजह से अपने जेठ के साथ मिलकर, साथ ही एक और व्यक्ति के साथ मिलकर, 3 लोग के साथ मिलकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन ये बताया जाता है कि जिस नईम बाबा का नाम सामने आता है, दरअसल नईम बाबा के नाम का व्यक्ति होता है, वो 10 साल पहले अपनी ही बेटे जिसका नाम अब्दुल होता है उसे छोड़ छाड़ कर यहाँ से चला जाता है सीधा नासिक, जो कि महाराष्ट्र में लगता है। वहाँ तंत्र मंत्र विद्या का काम करता है। यह वहाँ को कुछ क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति भी है। हालांकि पुलिस इसके बारे में जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन यह 10 साल से जो गायब था वो अचानक से मेरठ में होता है और मेरठ में अपने ही बेटे जिसको छोड़ के 10 साल पहले चला गया था अब्दुल्ला, हालांकि वो अभी फरार है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने लगातार कोशिश कर रही है। जब ये भाग रहा है, यानी कि इस घटनाक्रम के बाद उसने अपना मोबाइल नंबर भी ऑफ कर लिया था और साथ में वो अपने साले यानी कि सलमान के साथ मौके पर भी जाता है। ऐसा दावा किया जा रहा है। पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसमें तंत्र मंत्र करने वाला नईम बाबा होता है। वो कहीं ना कहीं इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। यदि उसने ही हत्याकांड किया है तो जल्द ही इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। जैसे ही इस घटना क्रम का खुलासा किया जाएगा, वैसे ही हम आपको जानकारी भी दे देंगे कि आखिरकार इस घटनाक्रम की हत्या के पीछे क्या राज है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।